Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study force. Now start the lecture and understand. See, force is an external factor that can change shape, size or state of motion of an object. For an example, this is bottle. If I would press this, then definitely shape of the bottle would change. तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा मींस जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, इसका शेप जो है चेंज हो जाएगा. और इफ आई वुड स्ट्रेच अ रबर, इफ आई वुड स्ट्रेच द रबर, तो डेफिनेटली रबर के साइज में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और इफ देयर इज अ मूविंग बस, राइट, जैसे हमने कहा कि दिस इज अ बस विच इज मूविंग, राइट. इफ ड्राइवर अप्लाइज अ फोर्स बाय अप्लाइंग ब्रेक, जैसे ही ड्राइवर जो है ब्रेक को अप्लाई करेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो मूविंग बस है, राइट, ये जो मूविंग बस है, राइट, या हम ये कहें कि जो बस जो कि मोशन स्टेट में है, ये कौन सी स्टेट में आ जाएगी, रेस्ट स्टेट में आ जाएगी, राइट. तो इस तरीके से ब्रेक को अप्लाई करने पर या फोर्स अप्लाई करने पर जो बस जो कि कौन सी स्टेट में है, मोशन स्टेट में है, वह बस जो है किसमें, रेस्ट स्टेट में आ जाएगी, राइट. तो जैसे रेलगाड़ी है, जब रेलगाड़ी बहुत स्पीड में मूव करती है तो व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, when driver applies brakes, तो जो रेलगाड़ी है, राइट, ये ट्रेन है, ट्रेन मोशन स्टेट से रेस्ट स्टेट में जो है आ जाती है. इन द सेम वे अगर हम मान लें कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार हो जाएगी, राइट. अब ये जो कार है ये स्टेशनरी है, या हम ये कह लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सी है, रेस्ट स्टेट है. यदि इफ 2 or 3 people, राइट, these 2 or 3 people push the car, राइट. जैसे आपने कभी देखा होगा, इफ यदि पेट्रोल जो है समाप्त हो जाता है तो लोग जो है कार को पुश करते हैं, राइट. सो इफ यू विल पुश फ्रॉम बैकवर्ड साइड, राइट, विच मीन्स दैट यदि यहाँ पर हम जो है फोर्स को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कार है ये रेस्ट स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाएगी, मोशन स्टेट में आ जाएगी, राइट. सो विच मीन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स, राइट. फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाए तो उसके शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. इफ आई वुड प्रेस दिस, तो फोर्स जो है अप्लाई होगा और इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. या फिर इफ आई वुड स्ट्रेच द रबर, यदि मैं रबर को खींचूंगा तो डेफिनेटली उसका साइज चेंज हो जाएगा. या फिर ब्रेक अप्लाई करने पर जो मोशन स्टेट में बस है वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगी. इफ यू विल पुश द कार, राइट, और बाइक, तो जो स्टेशनरी या हम कह सकते हैं जो रेस्ट स्टेट में जो कार है वो मोशन स्टेट में आ जाएगी. और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल, राइट. दिस इज फुटबॉल एंड दिस इज अ प्लेयर. व्हेन प्लेयर किक्स द बॉल, तो जो बॉल जो कि इनिशियल स्टेट कौन सी इस बॉल की, रेस्ट स्टेट हो जाएगी. तो दिस इज द फुटबॉल इज इन रेस्ट स्टेट. बट व्हेन प्लेयर किक्स द बॉल, तो बॉल क्या हो जाती है, मूव हो जाती है. क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स क्या है, अप्लाई हो चुका है. इस तरीके से फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसको अप्लाई करने पर किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, राइट, स्टेट जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है. जैसे आप यहाँ पर ये इतना जो है कट जाएगा, राइट. जो स्टेट है वो क्या होती है, स्टेट ऑफ, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, राइट. जो स्टेट है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है. अगर रेस्ट स्टेट है तो वो मोशन स्टेट में चेंज हो जाएगी, और मोशन स्टेट है तो वो रेस्ट स्टेट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो इन दिस वे if this question is asked as a 3-marker question, then we can write a beautiful answer, right. और हम क्या लिख सकते हैं, राइट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज शेप, साइज और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट, व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन स्टेट में हो जाएगी, राइट. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द ऑब्जेक्ट वुड बी इन rest state, right. So in this way we can say that force is an external factor that can change shape, size or state of an object, right. Or in the previous lecture we have studied
राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, राइट, वी हैव स्टडीड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, राइट। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट देन द ऑब्जेक्ट विल कीप इन motion state, and if the object is in rest state then object will keep on be in rest state as long as an external force is applied, which means that जब तक हम जो है एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो जो इनिशियल स्टेट है उसमें चेंज नहीं होगा। सो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू right, in this way according to Newton's first law of motion and law of inertia, force may be defined as, force is that external factor that changes or tries to change the initial state of an object, right. So we can define the force using first law of motion। और जो फोर्स है, फोर्स का जो डेरिवेशन होता है वो हमको न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से प्राप्त होता है, जिसको हमने कल डिराइव किया था। सो F इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, ma होता है, राइट। सो विच मीन्स दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सिलरेशन, राइट, फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सिलरेशन। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ma हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, राइट। जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। देयरफॉर जो फोर्स है ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, राइट। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस वे, यहाँ पर सेकेंड नहीं आएगा, राइट। इन दिस वे जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होगी, केजी इंटू मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड, अच्छा हाँ सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पर, राइट। तो सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी वो केजी इंटू मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, राइट। क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बट रेट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो इन दिस वे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसको ही क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है, राइट। अब हमने जो पिछला लेक्चर था, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द डेरिवेशन ऑफ फोर्स विच इज F इक्वल्स टू ma, राइट। और हमने देखा था, राइट, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ हो जाएगा, राइट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, मोशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम कितना है, p है, जिसका द्रव्यमान कितना है, राइट, इफ p इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, राइट, और m उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, राइट, और a यदि उसका क्या हो, एक्सेलरेशन हो। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, राइट, विच मीन्स दैट फोर्स इज इक्वल्स टू p अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। दैट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यदि हम यहाँ पर जो है रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था, राइट। मैं इस लेक्चर में आपको शॉर्ट से जो है यहाँ पर क्या है समझा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखें तो जो फोर्स है वो m इंटू क्या होता है, a होता है, और ये डेरिवेशन जो है हम पिछली क्लास में जो है पढ़ चुके हैं, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो फोर्स से जो है न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको दो न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कराऊंगा। एक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, राइट, क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, सी अब 40 kg, राइट, a 40 kg bus is moving after applying the force on this bus, right,
the velocity of bus increases from 7 meter per second to 17 meter per second within 5 seconds, then what would be the force of, right? Then what would be the force, right? Question again I would like to tell you, right? A 40 gram, right, car toy, a 40 gram car toy is moving. If force is applied, then the velocity, right, the velocity of a car increases from 7 meter per second to 17 meter per second, right, within 5 seconds, then what would be the force, right, applied on this car toy, right? तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इफ दिस इज आस्क्ड इन द 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट, तो डेफिनेटली आप जो है सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं. बट इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, देन यू नीड टू राइट ऑल द स्टेप्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन, राइट. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन दैट, राइट, एंड व्हाट वी हैव, सो गिवन दैट mass of car toy is 40 kilogram, then what is initial velocity 7 meter per second, क्योंकि जो कार टॉय है वो 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है. बट जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सो द वेलोसिटी ऑफ कार टॉय increases to 17 meter per second, which means that this is initial velocity and the last or final velocity would be 17 meter per second, right? If given time is 15 seconds, then what would be force applied on a car toy? तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है. You can write, we know that, right? We know that F equals to ma. Here what is the mass of this car toy is 40 kilogram. Then acceleration, और acceleration को हम initial velocity, राइट, को यदि हम फाइनल वेलोसिटी से क्या कर दें, माइनस कर दें और डिवाइड कर दें किससे, राइट, v माइनस का u अपॉन क्या हो जाएगा, t, राइट. तो यहाँ पर दिस 8 टाइम जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80 न्यूटन. सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और यदि आप इतनी स्टेप्स में जो है इस क्वेश्चन को मेंस एग्जामिनेशन में 5 मार्कर के लिए जो है सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. क्लियर? सो दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन एंड दिस में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट. या फिर एक सिंपल क्वेश्चन और पूछा जा सकता है 3 मार्कर में. और वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन a 50 kg sledge, right? A force is applied on a 50 kg sledge and this force produces 5 meter per second acceleration. Then find out the force. So this is very simple question, right? We will answer it. Given that what is mass is equals to 50 kg, then when a force is applied on a 50 kg sledge, then it produces 5 meter per second square acceleration. So here acceleration 5 meter per second, right? So we know that F equals to m into a, so 50 into 5, which means that 250 Newton, right? This would be your answer. तो 3 मार्कर में इस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, राइट. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको फोकस करना है, राइट. यदि आप जो है MPPSC 2020 का जो एग्जाम हुआ था, राइट, कब 2021 में, राइट, तो उस पेपर को आप अगर देखेंगे जो कि नए सिलेबस पर था, तो उसमें ये जो है न्यूमेरिकल्स, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं पूछे गए थे, right? So in this way we have studied the numericals of force, right? You can take the screenshot और जैसे जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं आप वीडियो को पॉज करें, right? और जो मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को लिख लें,
राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट मॉडल आंसर के रूप में आप जो है आपकी कॉपी में ये आंसर जो है लिख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे जिनके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप विधिवत जो है अच्छे से आपकी कॉपी में लिख सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ आई एम इरेजिंग दीज। चलिए, नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट। सो वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फोर्स, राइट। अब हम यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ फोर्स में हम जो है डिफरेंट टाइप के जो है फोर्सेस को पढ़ेंगे। जैसे एक क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट फील्ड फोर्स हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में जो नेचर में जो फोर्स पाए जाते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा, राइट। देन वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। आफ्टर दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, टॉर्क्यू हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टडी, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। देन वी विल स्टडी ग्रेविटेशनल फोर्स, right? So in this way we will study different types of force. अब ये जो जितने भी फोर्स हैं इनको 11 नंबर में तैयार करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ फोर्स ऐसे हैं जिनकी हमको डेफिनेशन याद रखनी है। जैसे फर्स्ट टू यहाँ पर अगर हम देखें 6 तक, ये जितनी भी फोर्सेस हैं वी नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ओनली। तो वी हैव टू प्रिपेयर दीज फोर्सेस फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। तो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज फील्ड फोर्स, राइट। हाँ, 2 फोर्स और यहाँ पर छूट गए हैं। एक क्या हो जाएगा, वैलेंस फोर्स, राइट, और जो यहाँ पर 12th हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, राइट। बैलेंस्ड फोर्स और क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, राइट। सो वी हैव टू स्टडी टोटल 12 टाइप्स ऑफ फोर्स। इसमें से 1 to 6 इंक्लूडिंग दीज 2 वी हैव टू प्रिपेयर दीज फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, और उसके बाद में जो टॉर्क्यू है वी हैव टू प्रिपेयर दीज फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन। और उसके बाद में जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सिलेबस में एक्सक्लूसिवली जो है मेंशन है। देयरफॉर वी नीड टू प्रिपेयर फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 11 मार्कर क्वेश्चन। और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 11 मार्कर क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर याद रखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम एक सेपरेट वीडियो में 11 मार्कर के लिए तैयार करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम एक सेपरेट वीडियो में 11 मार्कर के लिए तैयार करेंगे। साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है, साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, इसको भी हम एक लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो हम फोर्स के टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिक जो है पढ़ेंगे। 3 मार्कर के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे, 5 मार्कर के लिए भी तैयार करेंगे, और 11 मार्कर के लिए 2 सेपरेट वीडियो में वी विल स्टडी फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी क्या है, डेफिनेशन है, राइट। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। विच मीन्स दैट अगर मैं यहां से अगर इस पैनल को पुश करना चाहूं, राइट, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, भाई आई एम नॉट शक्तिमान कि मैंने यहाँ से पावर लगाई और वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक दूर चला गया। नहीं, मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो मुझे जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। या फिर अगर आप देखें तो जैसे ये क्या हो जाएगी, मूविंग कार हो जाएगी। चलिए, ये मूविंग कार हो जाएगी। तो यहां पर रोड और इनके जो टायर्स है इनके बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। भाई फ्रिक्शन फोर्स कभी भी जब 2 ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तभी क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और जब आप फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वहां पर कांटेक्ट फोर्स ही कार्य करता है।
क्लियर। तो कांटेक्ट फोर्स की 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, राइट। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, पुशिंग अ कार और अदर ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसका डायरेक्ट जो अपोजिट है वो कौन सा हो जाएगा, फील्ड फोर्स हो जाएगा, राइट। फोर्सेस विच हैव एन इफेक्टिव फील्ड and can be applied within range without direct contact are known as field forces। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट का, जैसे ये क्या हो जाएगा, रॉड हो जाएगा, तो इस रोड को और टायर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना क्या है, जरूरी होता है, राइट। सो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फील्ड फोर्स हो जाएगा। अर्थात फील्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसको किसी एक विदिन रेंज में क्या किया जाता है, अप्लाई किया जा सकता है। और इसमें जब ये जो फील्ड फोर्सेस होते हैं ये एक रेंज में अप्लाई किए जा सकते हैं, और सेकेंड इनके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट की जो है रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग बिटवीन सन एंड क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सन एवं अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है। क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं है, ये तो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, राइट। बट डिस्पाइट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग, विच मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, राइट। वैसे ही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोर्सेस, right, forces which have an effective field, right, so forces which have an effective field and can be applied within range without direct contact are known as field force. For an example, gravitational force, nuclear force, electric force and magnetic force. Clear? Now third is valence force. See, if more than one, जैसे अगर हम कहेंगे 2 forces, 3 forces, if more than 1 forces are working on a particular object, और उन सब का जो नेट फोर्स है that is equals to 0, तो उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। See, यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच मीन्स दैट फोर्स के अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यदि इफ somebody is pushing, right, if somebody is pushing this object, तो he is applying some amount of force, बट अगर आप देखें तो यहां पर एक क्या लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट एवं जो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एरिया है उसके बीच में लग रहा है। और फ्रिक्शनल जो फोर्सेस होता है ये ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो अगर हमने मान लिया कि इफ समबडी इज पुशिंग दिस बॉक्स विद 50 न्यूटन फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 50 न्यूटन फोर्स, तो इन दोनों की चूंकि डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए F1 और F2 का यदि सम कितना है, 0। जैसे ये 50 और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो -50 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या कहा जाएगा, बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैलेंस फोर्स होगा, मतलब जो दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और उनका जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, तो इस स्थिति में ये जो भी बॉक्स है ये इसकी स्टेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब ये है कि इसके जो मोशन है, राइट, वो चेंज नहीं होगी, या स्टेट जो है इसकी चेंज नहीं होगी, तो उसके हुई क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है, राइट। जैसे MPPSC 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, राइट, अ पर्सन एक व्यक्ति जो है 50 किलोग्राम के एक स्लेज को खींच रहा है। अ पर्सन इज पुलिंग अ 50 kg वेट स्लेज, राइट, और उस पर जो है 40 न्यूटन का
फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, राइट, और जिस पर जैसे मैं पूरा क्वेश्चन बोलता हूं कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाने पर एक व्यक्ति एक 50 किलोग्राम की स्लेज को खींच रहा है। यदि 40 न्यूटन का क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, राइट। इन दिस केस में क्या होगा, यहां पर अगर हम देखें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो F इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू ए होता है। अब हमको पता है कि हमको यहाँ पर नेट फोर्सेस निकालना पड़ेगा, तो 200 माइनस का कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू 160। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाएगा 160, m कितना दिया यहाँ पर 50 और किंतु a, तो a इक्वल्स टू 160 अपॉन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। सब लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो है बैलेंस क्या होगा, फोर्स्ड होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। तो इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सी इफ द रिजल्टेंट फोर्स, see if the resultant force of all the forces acting on an object is 0, then set of all these forces is equal is called balance force। बिल्कुल सीधी डेफिनेशन है। if the resultant force of all the forces acting on an object is 0, then the set of all these forces is known as balanced force। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि the forces which do not change the motion or state of an object। तो ऐसे forces, the forces which do not change the motion of an object by applying force, उनको ही क्या कहा जाता है, balanced forces कहा जाता है। क्लियर। अब दूसरा क्या हो जाएगा, unbalanced force हो जाएगा। ये इसी के क्या होता है, जस्ट अपोजिट में होता है। सी इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, राइट। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति अगेन, राइट, अ पर्सन अगेन ही इज पुशिंग दिस बॉक्स एंड ही इज अप्लाइंग 200 न्यूटन फोर्स, बट देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, ओनली 50 है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 200 में से जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 160 न्यूटन हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। सो if the resultant force of all the forces acting on an object is not zero, then the set of these forces is known as unbalanced force। और हम कह सकते हैं in other words में, those forces which cause any change in the motion or state of that object by applying on an object is known as unbalanced forces, या जिनको unbalanced forces जो है कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड बैलेंस्ड फोर्स एज वेल एज अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ वी विल स्टडी फंडामेंटल फोर्सेस फाउंड इन द नेचर, राइट। इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, राइट। जो यूनिवर्स की क्रिएशन में इन फोर्सेस का रोल बहुत ही ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि विदाउट दीज फोर्सेस द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दीज फोर्सेस आर नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस। तो हमारे नेचर में 4 फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटली क्या है, अवेलेबल होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जो है फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ रहे हैं, और हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जाए, राइट डाउन द फंडामेंटल फोर्सेस, राइट। तो चूंकि ये जो 4 फोर्सेस हैं, द 4 फोर्सेस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, देयरफॉर दीज आर नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है उनके कलेक्टिव फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, राइट। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये इनका नेचर अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, विच मीन्स दैट ये सेम चार्जेस को, राइट, जैसे हम ये कहें कि रिपल्सिव फोर्स जो है वो सेम चार्जेस या सेम पोल्स के बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं कि प्लस
चार्ज है और प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर हम ये कहें कि दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, राइट। सो इलेक्ट्रिकल एंड जो मैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं, राइट, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। सेम जो चार्जेस होते हैं या पोल्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, साथ ही साथ जो अपोजिट चार्जेस होते हैं या पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जो है ग्रेविटी लॉ, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उससे ज़्यादा होता है। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, राइट। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। और जो एलिमेंट है, एलिमेंट मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं, और एटम में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच मीन्स दैट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टुगेदर, उसको ही क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है नहीं होता तो जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो एक तरीके से उनका जो है होल्ड नहीं रख पाता न्यूक्लियस, और इस तरीके से जो एटम है वो क्या होता, अनस्टेबल हो जाता, राइट। सो डायरेक्ट, अच्छा ये जो है ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, राइट। सो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स फॉर एन एग्जाम्पल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी क्या होता है, ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होता है। थर्ड क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हो जाएगा। एक तरीके से ये न्यूक्लियर फोर्स का ही एक क्या होता है, फॉर्म होता है। देखिए हमें पता है कि दिस इज एटम, राइट, एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, राइट। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, राइट। बट जैसे जैसे एटम में प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल हियर, राइट। जैसे हमने मान लिया कि देयर इज एन एलिमेंट, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 82 है, विच मीन्स दैट इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी, 82 होगी, राइट। तो जब किसी एटम में मोर देन 82 प्रोटॉन्स होते हैं तो इन प्रोटॉन्स, चूंकि प्रोटॉन्स जो है कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है वो भी कार्य करता है। तो अगर हम देखें तो 82 से कम एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में, राइट, तो जिनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, 82 हैं, उनसे कम एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें, राइट, उन एलिमेंट्स के एटम में प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होता है दैट इज लेस देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट जो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है उनके साथ में ये केसेस जो है जस्ट उल्टा हो जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कितना है, 82 है, उनके एटम में, न्यूक्लियस में 82 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, राइट। तो इस स्थिति में जो प्रोटॉन्स हैं, राइट, प्रोटॉन्स के बीच में जो लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होता है दैट इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसको ही हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। एंड टू गेट द स्टेबिलिटी न्यूक्लियस ऑलवेज इमिट्स अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। कुल मिलाकर वो एलिमेंट क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो
एलिमेंट्री पार्टिकल्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ही क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कार्य करता है, राइट। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विद हाई लाइफ स्पान। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका हाई लाइफ स्पान होता है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, राइट, उनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन के रूप में, अट्रैक्शन फोर्स के रूप में वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है कार्य करता है। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। और यह भी ग्रेविटी से क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है, बट लेस इफेक्टिव देन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल, विच मीन्स दैट हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, राइट, जितनी भी बॉडी हैं, यदि उनका द्रव्यमान है तो बिकॉज ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर, और वो जिस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज an universal force which means that every particle exert this force according to its mass। और gravitational force क्या होता है, because of the mass of a body, right, every molecule, right, अगर हम देखें तो ब्रह्मांड का हर एक बॉडी या हर एक पार्टिकल अपनी मास की वजह से दूसरे पार्टिकल को उसके मास की वजह से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये नेचर में पाए जाने वाला वीकेस्ट फोर्स होता है, राइट। और ये जो वास्ट डिस्टेंसेस होते हैं उनके बीच में भी कार्य कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज ऑलवेज, इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव होता है। डोंट वरी, वी विल स्टडी ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 11 मार्कर। तो यहाँ पर ये जो मैंने फंडामेंटल फोर्सेस से उनके बारे में बताया है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगेन वी विल स्टडी इन सेपरेट लेक्चर फॉर प्रिपरेशन ऑफ 11 मार्कर क्वेश्चन, राइट। नाउ वी विल स्टडी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखिए, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड whose डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, राइट। उस फोर्स को ही क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड सर्कुलर मोशन, और उस सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कोई भी पार्टिकल, राइट, कोई भी पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है, तो इस पार्टिकल की जो मोशन होती है वो एक्सीलरेटेड मोशन होती है। वाई, क्योंकि इस पार्टिकल की डायरेक्शन में हमेशा क्या आता है, चेंज आता है, राइट। और चेंज आने की वजह से ही ये जो पार्टिकल है इसकी डायरेक्शन में हमेशा चेंज आता है, इसीलिए जो सर्कुलर मोशन होती है वो कैसी होती है, एक्सीलरेटेड मोशन होती है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो इस ये जो सेंटर है, एक फोर्स जो है हमेशा सेंटर की ओर कार्य करता है, जिसको ही क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, राइट। तो ये इसकी जो है आप सिंपल से सिंपल डेफिनेशन लिखें, क्या हो जाएगा, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। सो देयर इज अ फोर्स विच ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड द सेंटर, और उसको ही क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और ये किसी भी बॉडी के सर्कुलर पाथ में रोटेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, विच मीन्स दैट विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन जो है पॉसिबल होती ही नहीं है, राइट। अब अगर हम देखें तो यहां पर इसका जो है हम डेरिवेशन समझते हैं, और साथ ही साथ हम इसके जो है एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, राइट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी
whose direction is always toward the center of, right, the circular path, then this force is known as centripetal force. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी होता है, विच मीन्स दैट जो सर्कुलर मोशन है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? और साथ ही साथ इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो मोशन होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, एक्सिलरेटेड होगी, राइट। अब अगर हम इसका डेरिवेशन निकाल लेते, राइट, सी हमने मान लिया सपोज दैट अ पार्टिकल, राइट, जिसका मास कितना है m है, राइट, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ and the radius of the path is r, right, and if the velocity of this particle is v, तो जब कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होगी, राइट। और इसकी वजह से ही एक्सेलरेशन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो वह एक्सेलरेशन कितना होगा, v इक्वल्स टू r। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू r। अब देखिए 12th की फिजिक्स में इसको इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल बनाकर इसको निकाला जाता है। तो ये अपने आप में एक 11 मार्कर क्वेश्चन है, इसलिए हमको इतने डेप्थ में नहीं जाना है, बट आप इतना याद रखें कि व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v हैविंग मास m, राइट, और इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a इक्वल्स टू v अपॉन r, राइट। नाउ वी नो दैट न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके अनुसार f इक्वल्स टू कितना होता है, ma होता है, राइट। तो यहाँ पर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज f इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब हम यहाँ पर जो है इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कोई नया फोर्स नहीं होता है। दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और हम देख चुके हैं कि एक बॉडी पर हो सकता है मोर देन वन फोर्सेस भी जो है अप्लाई हो रही हों। तो दरअसल व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अ सर्कुलर पाथ, तो एक जो नेट फोर्स है वो सेंटर की ओर क्या करता है, अप्लाई होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ हो सकता है फ्रिक्शन हो, ग्रेविटेशन हो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो कोई नया फोर्स नहीं है, एक एक्टिंग फोर्स ही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, देन दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी। अब मैं आपको इसके 5 एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहला क्या होगा, आप कुछ कीवर्ड्स याद रखें, एक कार हो जाएगा और कार के साथ में आप क्या याद रखें, फ्रिक्शनल फोर्स याद रखें। देखिए जब भी कोई किसी सर्कुलर पाथ पर क्या करेगी, टर्न करेगी, राइट, जैसे ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब कार जैसे ही टर्न करेगी तो उसको टर्न करने के लिए, अर्थात सर्कुलर जो है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए उसके पास में क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर टायरों के बीच में और रोड के डायरेक्ट संपर्क की वजह से यहाँ पर क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो दरअसल व्हेन कार टर्न्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो टायर तथा उस रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है और गाड़ी आसानी से मुड़ पाती है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पहला एग्जांपल हो जाएगा, राइट, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न एट द रोड, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो किससे, टायर तथा रोड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से प्राप्त हो जाता है। इस वजह से जो कार है वो आसानी से जो है सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर पाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, वी नो दैट दिस इज सन और दिस इज अर्थ इज रोटेटिंग द सन, राइट। और जब सन अर्थ सन के चारों ओर जो रोटेट कर रही है,
तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यही ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में कार्य करता है, राइट। तो व्हेन अ प्लैनेट और मेटेराइट्स और अनदर, तो व्हेन planets or artificial satellite or satellite revolve around the sun or any other object, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देखें तो जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि सेल्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सेल्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रो अट्रैक्शन जो फोर्स, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर, अच्छा 2 एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। जब भी जैसे हमने क्या लिया कि एक स्टोन लिया, राइट, और उस स्टोन को स्ट्रिंग से क्या किया, स्ट्रिंग से बांधी और उसको इस तरीके से रोटेट किया, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जब तक ट्रेवल करता रहेगा जब तक कि उस थ्रेड में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, राइट। और टेंशन या तनाव जब तक रहेगा, राइट, द पीस ऑफ स्टोन विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस, और जैसे ही टेंशन खत्म होगा वह सर्कुलर पाथ में क्या होगा, चला जाएगा। वैसे ही जब एरोप्लेन आकाश में, राइट, स्काई में फ्लाई करता है, तो जब वो टर्न करता है तो हॉरिजॉन्टल जो है इस तरीके से मुड़ जाता है, देखिए यूं जब मुड़ेगा इस तरीके से जो है मुड़ता चला जाएगा, राइट। तो इन सब में अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर पहले एग्जांपल में क्या है, राइट, जब कार किसी सर्कुलर पाथ पर टर्न करती है तो कार तथा कार के टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कार आसानी से मुड़ जाती है। जो प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड जो है क्या हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो सन एवं प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रोटेट करते रहते हैं। वैसे ही जो न्यूट्रॉन्स हैं, राइट, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसकी वजह से जो न्यूट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पर जो है सर्कुलर सेल में ऑर्बिट, सर्कुलर सेल में जो है ट्रेवल करते रहते हैं। वैसे ही जब किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग या धागे से बांधकर जब चारों ओर घुमाया जाता है तो जब तक इसमें क्या रहता है, टेंशन रहता है, राइट, तनाव रहता है, तब तक जो है स्टोन जो है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। जैसे ही ये टेंशन क्या होगा, समाप्त होगा, विच मीन्स दैट इफ यू विल लीव दिस थ्रेड देन डेफिनेटली ये जो पाथ है ये इस तरीके से जो है लीनियर मोशन में ट्रेवल करेगा। वैसे ही एरोप्लेन जो है टर्न होकर, राइट, इस तरीके से यूं इस तरीके से टर्न होकर जो है टर्न लेता है। तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी डेफिनेशन जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, राइट। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग विद द सर्कुलर फोर्स, circular path, a force is experienced in the direction opposite to the center of the circular path which is called centrifugal force। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को रिमेंबर याद रखना, इस फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। सो when an object moves along a circular path, a force is experienced in the direction opposite to the center of circular path which is known as centrifugal force, right। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या है, इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो एक फोर्स जो है सेंटर से, राइट, ऑब्जेक्ट की ओर क्या करता है, कार्य करता है, उसको ही क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और दरअसल ये क्यों होता है, राइट, वी हैव स्टडीड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। There is an equal and opposite reaction for every action there is an equal and opposite क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है तो एक फोर्स जो है सेंटर की ओर अप्लाई होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, राइट।
उसी तरीके से इसके रिएक्शन में एक फोर्स जो है कहां पर बाहर की ओर जो है बाहर की ओर अप्लाई होता है उसको ही क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये एक स्यूडो फोर्स होता है जिसको केवल और केवल एक्सपीरियंस किया जाता है। अब हम इसके जो है एग्जांपल्स को समझते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है आपको, राइट। When an object moves along a circular path, a force is experienced in the direction opposite to the center of the circular path, which is known as centrifugal force, जो कि एक स्यूडो फोर्स होता है जिसको केवल एक्सपीरियंस किया जाता है। एंड ये जो उत्पत्ति होती है इसकी न्यूटन के थर्ड लॉ से होती है, राइट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, राइट। इसके जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, राइट, द मशीन टू रिमूव बटर फ्रॉम मिल्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो वॉशिंग मशीन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही कार्य करते हैं, राइट। लेट से जैसे ही वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हैं, क्लॉथ्स को डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन जैसे ही क्या होती है, रोटेट होती है, वैसे ही जो क्लॉथ्स हैं वो भी क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, राइट। एंड क्या होता है, जो क्लॉथ्स होते हैं वो इस जब रोटेट होते हैं तो वो बार बार जो है वॉशिंग मशीन की दीवारों से क्या होते हैं, टकराते हैं। और टकराने की वजह से जो मेल पार्टिकल्स हैं, राइट, या जो स्लज हो जाएगी, राइट, स्लज हो जाएगी या मड हो जाएगी, वो इनसे टकरा कर क्या होती है, दूर हो जाती है। तो इस तरीके से जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, राइट। तो दो चीज़ें आपको रिमेंबर याद रखना है, वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। जब वॉशिंग मशीन में क्लॉथ्स को डाला जाता है तो वॉशिंग मशीन के रोटेट होने से क्लॉथ्स जो है वो रोटेट होते हैं और बार बार जो वॉशिंग मशीन है उसकी दीवारों से टकराते हैं, जिसकी वजह से जो मड है या जो स्लज है वो फाइबर्स होते हैं, क्लॉथ्स के जो फाइबर्स होते हैं उनसे क्या होता है, निकल जाता है और जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। उसी तरीके से जो मशीन होती है, राइट, जब हमें मिल्क में से बटर को क्या करना हो, निकालना हो, तो जैसे ही हम एक बर्तन में इस मशीन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये मशीन बहुत स्पीड से क्या होती है, रोटेट होती है, जिसकी वजह से जो मिल्क है वो जो भी यूटेंसिल्स है उनकी जो वॉल्स है उनसे क्या होता है, टकराता है। और इस तरीके से जो फैटी पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एंड वी कैन गेट द बटर। ये दो एग्जांपल जो है एक्सक्लूसिवली सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के हो जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा भी हम यहां से भी समझ सकते हैं। देखिए तीसरा जो एग्जांपल है वो हम यहां से समझ सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्विंग हो जाएगा। देखिए जब आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्या होता है, जो है साइक्लिक स्विंग होता है, राइट, और ये इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता है। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति जो साइक्लिंग जो है, राइट, जो रोटेट करने वाला झूला, इफ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ साइक्लिक स्विंग, देन जैसे जैसे झूला क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा, व्यक्ति को झूले को क्या होगा, पकड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि व्हेन द स्विंग जो है किसी सर्कुलर पाथ में क्या होगा, जब जो झूला है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो केंद्र से बाहर की एक फोर्स कार्य करेगा। इसकी वजह से यदि वह व्यक्ति दोनों हाथ छोड़ देगा तो वह बाहर की ओर, द पर्सन विल फॉल आउटवर्ड, देयरफॉर ही नीड टू, राइट, ही नीड टू होल्ड द स्विंग बाय हैंड। इसीलिए तो कुल मिलाकर जब वह झूले में घूलेगा, जब वह झूले में घूमेगा तो बाहर की ओर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा, इसलिए उसको झूले को पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर की ओर गिर जाएगा। इसी तरीके से हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं व्हीकल वाला। देखिए जब कोई व्हीकल किसी सर्कुलर टर्न पर जो है मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। समझिए, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल क्या है, इस तरीके का एंगल है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा कर्व है। अब अगर कोई व्हीकल इस पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इस पर ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है वो पलट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब तक ये जो व्हीकल है इसकी स्पीड कम रहेगी तो टायर के बीच में तथा इस सड़क के जो रोड है, राइट, तो द रोड एंड जो टायर हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है
उसकी वजह से सेंट्रीपिटल जो फोर्स है सेंटर की ओर कार्य करेगा और ये जो व्हीकल है ये टर्न हो जाएगा। बट अगर हमने मान लिया कि इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो ट्रक है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, राइट। तो इस तरीके से we have studied the examples of centrifugal force as well, right? Now we will study torque. What is a torque? See, when an external force tries to rotate a body about an axis, then this nature of force is known as torque, right? तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये एक हो जाएगा, राइट, ये एक्सिस हो जाएगा, तो वह एक्सटर्नल फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ही क्या कहा जाता है, टॉर्क्यू कहा जाता है, राइट। सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, देन दिस नेचर ऑफ फोर्स इज नोन एज, क्या हो जाएगा, टॉर्क्यू हो जाएगा। क्लियर। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, देन द नेचर ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क्यू, राइट। और टॉर्क्यू के लिए क्या होता है, देखिए टॉर्क्यू को निकालने के लिए टॉर्क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस टू क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, विच मीन्स दैट टॉर्क्यू अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। जैसे यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है, राइट, तो लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ पर जो फोर्स है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल्स टू होता है। सो टॉर्क्यू अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, राइट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो ये जैसे हमने कहा कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन की जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसका अगर हम जैसे मान लेते हैं ये L है और इस पर जो फोर्स अप्लाई है वो कितना है, F है, तो टॉर्क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस टू क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो टॉर्क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस टू एक्सिस, राइट। और जो टॉर्क्यू है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक वर्ड टाउ से। तो टॉर्क्यू इज इक्वल्स टू F इंटू L। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, एक तो फोर्स का हो जाएगा, फोर्स का ml t माइनस का 2 होता है, इसमें यहाँ पर डिस्टेंस का और लग जाएगा तो ml स्क्वायर t माइनस का 2 स्क्वायर, राइट। अब इससे हमको सीधा पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट, जो एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट, एक्सिस ऑफ एक्शन है, वो हमेशा, अब देखिए अगर उसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर कम होगी तो टॉर्क्यू क्या होगा, कम होगा। भाई सीधी सी बात अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए टॉर्क्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस टू क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। अगर यहाँ पर फोर्स साथ ही डिस्टेंस टू एक्सिस है, ये क्या है, कम होगी, तो टॉर्क्यू का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब वह एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में क्या होगा, सफल नहीं हो पाएगा। बट इफ डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से टॉर्क्यू ज़्यादा होगा और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उस बॉडी को उसके एक्सिस पर रोटेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो इट इज क्लियर दैट इफ फोर्स इज अप्लाइड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस देन टॉर्क्यू विल बी मोर, और टॉर्क्यू ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है वह वस्तु आसानी से रोटेट हो जाएगी। एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज 0 देन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स passes through the center of mass of the body, और इस केस में जो टॉर्क्यू है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा, और फिर आप उस पर कितना ही फोर्स अप्लाई ही क्यों ना करें वो बॉडी रोटेट ही नहीं हो पाएगी। अब इसके हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जो स्क्रू होता है, राइट, स्क्रू जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई स्क्रू है, अब इसको मैं कितना ही फोर्स लगा लूँ ये ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर स्क्रू ड्राइवर, राइट, अब स्क्रू ड्राइवर आप देखना,
स्क्रू ड्राइवर फोर्स कहाँ लगाना है, यहाँ पे, लेकिन मैं फोर्स लगा कहाँ रहा हूँ, यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो डिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क क्यू के मान में वृद्धि होगी। तो इसी वजह से हम स्क्रू ड्राइवर से जो स्क्रू है उसको क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो स्मूथली टर्निंग द स्क्रू वाई क्या हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा। वैसे ही जो जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नट हो जाएगा, राइट। तो ये जो नट है, नट बोल्ट, इसको हम कितना ही फोर्स अप्लाई कर लें टर्न नहीं कर सकते, लेकिन जो रिंच हो जाएगा, जिसको पाना कहते हैं, ये इस तरीके से होता है, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से घुमा सकते हैं, क्योंकि इतनी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस हो जाएगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। जो नट वोल्ट है उसको रेंच से खोल सकते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, यदि आपने रूरल एरियाज़ में जो हैंड पंप है वो देखे होंगे, राइट। तो हैंड पंप में जैसे मैंने मान लिया, हेड पंप में भी जो हैंडल होता है वो दूर रखा जाता है ताकि टॉर्क क्यू का मान क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो है, अब यहाँ पर जो रहता है इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर पुली रहती है और ये इस तरीके से हैंड पंप रहता है जहाँ से क्या होता है, पानी निकलता है, राइट। अब कुल मिलाकर देखिए, यदि आप यहाँ से पकड़कर, राइट, इसको दबाएंगे, इधर की ओर प्रेशर डालेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कम है, तो ये ऊपर की ओर नहीं आ पाएगा, अर्थात बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि आपने इस हैंडल को बढ़ाकर इतना कर दिया, अब आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा, टॉर्क क्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, राइट। तो हैंड पंप को आसानी से जो है चलाया जा सकता है। वैसे ही जो फ्लोर मिल्क होती है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये सेंटर है, तो जो हैंडल है वो यहाँ पर लगाया जाता है, इसको पकड़ के ऐसे मूव करेंगे तो वो आसानी से मूव हो जाएगी। वैसे जो डोर्स होते हैं, डोर्स में जैसे मान लिया कि इस तरफ से जो है मूव होता है, तो हमेशा हैंडल कहाँ पे लगे होते हैं, इस तरफ लगे होते हैं, ताकि उसको पकड़ के आसानी से हो जाए। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उससे टॉर्क क्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें, सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू rotate a body about an axis, then this nature of force is known as टॉर्क क्यू। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोला जा सकता है, रेंच से नट बोल्ट को टर्न किया जा सकता है, हैंड पंप का यदि हैंडल की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इजीली उससे वाटर को जो है निकाला जा सकता है या उसको ऑपरेट किया जा सकता है। जो फ्लोर मिल्क होती है, आटा चक्की, उसमें हैंडल को दूर लगाया जाता है ताकि इजीली उसको मूव किया जा सके। और डोर्स में जो हैंडल्स लगे होते हैं वो भी जहाँ से डोर मूव होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए होते हैं। सो इन दिस वे वी हैव आल्सो, राइट, वी हैव आल्सो स्टडीड द टॉर्क क्यू एज वेल, राइट। एंड इन द इनिशियल जो है शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी विल प्रिपेयर फॉर 11 मार्कर क्वेश्चन। सो इन अपकमिंग लेक्चर हम आइदर फ्रिक्शनल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे, उनको दो सेपरेट वीडियोस में जो हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से जो फोर्स का टॉपिक है इसको हमने बहुत ही डेप्थ में पढ़ लिया है, राइट। आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, right? So we will meet in next lecture. Till then, thank you.